हेलो एंड वेलकम टू बवाल बैंकिंग क्लासेस। आज हम लोग न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग सीआईबी पेपर 4 यानी कि बैंकिंग रेगुलेशन एंड बिजनेस लॉज में मॉड्यूल ए जिसका नाम है रेगुलेशन एंड कंप्लायंसेस का यूनिट 2 चैप्टर 2 का पार्ट 1 करेंगे। नाम है कंट्रोल ओवर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक्स। सबसे पहले देख लीजिए, इंडिया के अंदर किसी भी कंपनी को एज ए बैंकिंग कंपनी काम करने के लिए बीआर एक्ट यानी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 22 के अंतर्गत आरबीआई से लाइसेंस लेना पड़ता है। ठीक है, ये पहली शर्त है बैंकिंग का काम करने के लिए। Before moving on, I request you to please pause the video and go through the copyright disclaimer and understand that this video is for educational purposes only. Also, I request you to please subscribe to the channel and like, share, subscribe the video. डिस्क्रिप्शन ऑफ रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक के पास क्या होता है, ये डिस्क्रिप्शन होता है कि वो किसी को भी लाइसेंस दे सकता है या रिफ्यूज़ कर सकता है, लाइसेंस देने से मना भी कर सकता है। ठीक है, हालांकि अगर वो किसी को रिफ्यूज़ करता है लाइसेंस, तो उसके लिए एक रेलेवेंट उसका जो कंसिड्रेशन है वो होना चाहिए कि क्या रीज़न है इसके पीछे, मतलब जो डिसीजन है वो रिजर्व नहीं रखा सकता। ठीक है, ये नहीं है कि आपने एक बार ले लिया फिर डिसीजन को आप रिवर्स कर दो, ऐसा नहीं हो सकता या नहीं सेट असाइड किया सकता है। ये भी कहा जाता है कि जो कोर्ट्स हैं वो आरबीआई के डिसीजन में इंटरफेयर नहीं करते हैं। ठीक है, अगर मतलब मान लीजिए कोई उनको ऐसा रीज़न मिलता है कि किसी मान लीजिए कोई क्या बोलेंगे उसको, करप्ट प्रैक्टिसेस हैं जिसकी वजह से लाइसेंस नहीं दे रहा, तब तो वो इंटरवीन कर सकते हैं कोर्ट लेकिन अदरवाइज अगर एक रीजनेबल ग्राउंड है तो फिर कोर्ट भी उसमें वो नहीं करते हैं, इंटरवीन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सेक्शन 11 जो है बीआर एक्ट यानी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का, वो स्पेसिफाई करता है कि मिनिमम कैपिटल रिजर्व रिक्वायरमेंट क्या क्या है बैंकिंग कंपनी शुरू करने के लिए। ठीक है, तो सेक्शन 22 के अंतर्गत आपको लाइसेंस मिलेगा आरबीआई से और सेक्शन 11 के अंतर्गत मिनिमम कैपिटल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स बताई गई हैं। सेक्शन 23 जो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का, उसके हिसाब से क्या है कि बिना बैंक का प्रायर परमिशन के, मतलब आरबीआई के प्रायर परमिशन, बिना पूर्व अनुमति के आप क्या नहीं कर सकते हो। एक तो कोई भी बैंकिंग कंपनी जो है वो किसी भी नई, मतलब ऑलरेडी आप बैंक चला रहे हो लेकिन आप नई जगह पे बिजनेस नहीं शुरू कर सकते इंडिया के अंदर। साथ ही साथ आप सिटी भी नहीं चेंज कर सकते। ठीक है, मान लीजिए आपने एक सिटी में आपकी एक जगह लोकेशन है, आप उसको दूसरी जगह शिफ्ट कर दो, वो भी नहीं कर सकते क्योंकि जो लाइसेंस होता है वो एरिया के अकॉर्डिंग होता है। टाउन या विलेज में नहीं कर सकते आप, मतलब कुल मिला के अपनी शिफ्टिंग नहीं कर सकते और नया ब्रांच भी नहीं खोल सकते विदाउट द परमिशन ऑफ आरबीआई। ठीक है, कोई भी बैंकिंग कंपनी जो इनकॉर्पोरेट है इंडिया के अंतर्गत, उसे अगर इंडिया के बाहर बिजनेस करना है तो भी उसे लाइसेंस लेना पड़ेगा, ये भी एक कंपलसरी शर्त है। लाइसेंसिंग ऑफ फॉरेन बैंक की क्या कंडीशन होती है, फॉरेन बैंक्स जो भी आरबीआई में लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं या फिर जो नई ब्रांचेस खोलने के लिए अप्लाई करते हैं इंडिया के अंदर, उनके लिए जो आरबीआई है उसके पास जो सुपरविजन रहेगा वो आरबीआई का ही रहेगा। ठीक है, जो होम कंट्री है उसके अलावा इंडिया का सुपरविजन उसके ऊपर रहेगा। जो होली ऑन सब्सिडरीज होती हैं, अगर कोई सेटअप कर रहा है या इंडिया में कोई ब्रांच सेटअप कर रहा है तो उसमें जो होम कंट्री है उसकी, जैसे फॉर एग्जांपल सपोज एचएसबीसी अगर वो ताइवान का है बैंक ओरिजिनली, तो वहाँ से भी उसको परमिशन लेनी होगी, ये भी एक बात कही गई है। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिलेशन जो होते हैं इंडिया और जिस कंपनी की बैंक है उसके बीच का, वो भी देखा जाता है। जो भी बैंक, जो फॉरेन बैंक है उसकी लाइसेंस देने से पहले उसकी फाइनेंशियल साउंडनेस चेक करी जाती है, ये कितना कैपेबल है। जो ओनरशिप पैटर्न है फॉरेन बैंक का वो भी देखा जाता है। इंटरनेशनल और होम कंट्री में फॉरेन बैंक की क्या रैंकिंग है। ठीक है, जो बैंक यहाँ ब्रांच खोल रहा है इंडिया के अंदर उसकी क्या रैंकिंग है ओवरऑल इंटरनेशनल लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर, और साथ ही साथ जिस कंट्री से वो बिलोंग करता है उसके ऊपर। ठीक है, जो फॉरेन बैंक की रेटिंग इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज को क्या दी, जैसे इकरा वगैरह है या मूडीज़ वगैरह, उन्हें क्या रेटिंग दे रखी है। इंटरनेशनल प्रेजेंस कैसी है फॉरेन बैंक की, कहाँ कहाँ उसकी ब्रांचेस हैं, कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही हैं, वो सब चीज़ें देखी जाती हैं। कोई मेजर उनके ऊपर कोई फ्लॉ तो नहीं है। गवर्नमेंट या लॉज जो भी हैं जिस कंट्री का फॉरेन बैंक है वहाँ का, उनके क्या वो कोई डिस्क्रिमिनेट तो नहीं करते बैंकिंग कंपनीज रजिस्टर जो इंडिया में होती है उनके, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है उनकी लाइसेंसिंग के लिए क्या किया जाता है, देखिए 2014 से शुरू हुआ था कि स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंसिंग शुरू हुई 2014 से। ठीक है, जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं वो एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी की तरह कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर होती हैं। सेक्शन 22 जो बीआर एक्ट 1949 का है उसके द्वारा इसको बैंकिंग का लाइसेंस दिया जाता है। ठीक है, कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस कैसे होता है, जो आरबीआई है उसके पास किसी का लाइसेंस, किसी बैंक का लाइसेंस कैंसिल करने का भी राइट है, वो अधिकार भी उसके पास है। सब सेक्शन 4 है, मतलब सेक्शन 22 में ही सब सेक्शन 4 में ये लाइसेंस का कैंसिल करने का अधिकार भी आरबीआई को दिया गया है। कोई भी बैंकिंग कंपनी अगर आरबीआई के कैंसिलेशन, लाइसेंस कैंसिलेशन से अगर अग्रीव्ड है, मतलब वो उसको लगता है उसके साथ गलत हुआ है, तो इन 30 डेज, मतलब विद इन द ड्यूरेशन ऑफ 30 डेज, लाइसेंस कैंसिलेशन के 30 डेज के अंतर्गत वो जो बैंकिंग कंपनी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को अपील कर सकती है। ठीक है, कि उसका लाइसेंस कैंसिल नहीं होना चाहिए था, रद्द नहीं होना चाहिए था विद रीजनेबल ग्राउंड। ठीक है,
पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व क्या क्या होते हैं, जो सेक्शन 11 में क्या क्या बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की रिक्वायरमेंट्स वो बताया गया है। फॉरेन बैंक्स के लिए कहा गया है कि सेक्शन 11 के सब सेक्शन 2 में कहा गया है कि जो फॉरेन बैंक इंडिया में ऑपरेट करेगा उसमें डिपॉजिट और कितना होना चाहिए, कम से कम 15 लाख का होना चाहिए, एंड उसमें जो बिजनेस प्लेस रहेगा मुंबई या कोलकाता में होना चाहिए, ठीक है। और दोनों को मिला के कितना बोला है, 20 लाख का बताया गया। साथ ही साथ जो अमाउंट है वो कैश या अनएनकम्पर्ड अप्रूव सिक्योरिटी, मतलब कि जो बंधक ना हो, ठीक है, बंधक मुक्त जो सिक्योरिटीज होंगी उसमें ये होना चाहिए, जो अमाउंट होना चाहिए, या थोड़ा कैश और थोड़ा अब सिक्योरिटीज में हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। इसके साथ ही साथ ये जो अमाउंट है इसका 20% जो भी प्रॉफिट वो जनरेट करेंगे हर साल, उसका 20% जो भी बिजनेस वो इंडिया में ट्रांजेक्ट कर रहे हैं वो प्रॉफिट और लॉस्ट अकाउंट्स में आरबीआई के जमा होता जाएगा। ये भी एक बात कही गई, ये भी एक कंपलसरी शर्त है। जो इंडियन बैंक्स हैं उनके लिए कहा गया है कि इनकी एग्रीगेट वैल्यू, मतलब पेड अप कैपिटल और रिजर्व सब कुछ जो मिला कर है वो कितना होना चाहिए, कम से कम किसी भी, अगर उसका एक से ज़्यादा स्टेट्स में अप्लाई हो रहा है तो 5 लाख होना चाहिए, ठीक है। और अगर वो सिचुएटेड सिर्फ और सिर्फ बॉम्बे या कैलकाटा में है तो 10 लाख होना चाहिए, ठीक है। तो फॉरेन बैंक्स के लिए 15 लाख की रिक्वायरमेंट करी गई है। अगर मुंबई और कोलकाता दोनों जगह है तो 20 लाख की रिक्वायरमेंट करी गई है। इंडिया के अंतर्गत एक ही स्टेट में ऑपरेट कर रहे हैं तो 5 लाख रिक्वायरमेंट है। एक से ज़्यादा स्टेट में है तो 15 लाख रुपये, तो 10 लाख रुपये रिक्वायरमेंट, ठीक है, बॉम्बे और कलकत्ता के लिए कहा गया। पेड अप कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल क्या क्या होता है वो देख लेते हैं। तो सबसेक्शन 12 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का है, वो कहता है कि सब्सक्राइब्ड कैपिटल जो बैंकिंग कंपनी होगी वो ऑथराइज कैपिटल के हाफ से कम नहीं हो सकती, ठीक है, उससे ज़्यादा होनी चाहिए। और जो पेड अप कैपिटल होगी वो किससे कम नहीं होनी चाहिए, वो सब्सक्राइब्ड कैपिटल के हाफ से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो जो ऑथराइज कैपिटल हो गई वो सब्सक्राइब्ड कैपिटल के हाफ से ज़्यादा हो गई, और जो पेड अप है वो हाफ से ज़्यादा किसके हो गई, ऑथराइज के। तो ये दोनों का एक रिलेशन आप समझ गए। इफ कैपिटल इज इंक्रीज दिस रिक्वायरमेंट हैज टू बी कंप्लाइड विद इन अ पीरियड नॉट एक्सीड 2 ईयर्स। अगर मान लीजिए कैपिटल ये कोई रिक्वायरमेंट अगर चेंज हो रही कुछ भी हो तो उसको 2 साल के अंदर उसको कंप्लाई करना पड़ता है, जो भी बैंकिंग कंपनी एग्जिस्टिंग है उनके लिए कहा गया है। शेयर होल्डिंग इन बैंकिंग कंपनी, वोटिंग राइट्स क्या रहते हैं शेयर होल्डर्स की, ये देख लीजिए। सेक्शन 12(2) है बीआर एक्ट 1949 का, उसमें कहा गया है नो पर्सन होल्डिंग शेयर्स इन अ बैंकिंग कंपनी शैल इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी शेयर्स हेल्ड बाय हिम एक्सरसाइज वोटिंग राइट्स ऑन पोल इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ द टोटल वोटिंग राइट्स। देखिए कुल मिलाकर ये कहा गया है किसी भी एक व्यक्ति के पास 10% से ज़्यादा वोटिंग राइट्स नहीं हो सकते हैं। भले ही आपके पास शेयर कितना भी हो बैंक का, लेकिन 10% से ज़्यादा वोटिंग राइट्स आपके पास नहीं होंगे, इन शॉर्ट ये कहा गया, ठीक है। विद द व्यू टू इंश्योर दैट द कंट्रोल ऑफ बैंकिंग कंपनीज इज इन द हैंड्स ऑफ फिट एंड प्रॉपर पर्सन, इट हैज बीन मैंडेटरी फॉर एप्लीकेंट्स टू ऑब्टेन प्रायर अप्रूवल फ्रॉम आरबीआई टू एक्वायर 5% ऑफ मोर ऑफ द शेयर कैपिटल। यदि 5 या उससे ज़्यादा परसेंट किसी एक पर्सन को एक्वायर करना है किसी भी शेयर, किसी बैंकिंग कंपनी का शेयर कैपिटल, तो उसके लिए आरबीआई से पहले अप्रूवल लेना होगा, पूर्व अनुमति लेनी होगी, ठीक है। ये इसलिए किया गया है जैसे कि ऐसा ना हो कि पूरा बैंक किसी 2-4 लोगों के हाथ में ही ना हो जाए, इसलिए, ठीक है। और तब भी आपका अगर आपको परमिशन मिल भी जाए तो भी वोटिंग राइट्स कितना है, 10% पे बार लगा हुआ है। रिपोर्ट ऑफ ऑन शेयर होल्डिंग, अ रिपोर्ट रिगार्डिंग द पर्टिकुलर्स ऑफ शेयर होल्डिंग ऑफ चेयरमैन एमडी सीईओ ऑफ बैंकिंग कंपनी रिक्वायर सबमिशन टू द रिजर्व बैंक। जो भी शेयर होल्डिंग होगी चेयरमैन की, एमडी की या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की, वो आरबीआई को सबमिट करी जाती है। कमीशन, ब्रोकरेज, डिस्काउंट, ठीक है। टू अंडर द 2000 जो कंपनीज एक्ट 2013 एक्ट है उसके सेक्शन 13 के अंतर्गत कहा गया बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत कि एक सीलिंग लगाई गई है कमीशन, ब्रोकरेज और डिस्काउंट के ऊपर, जिससे कि सेल ऑफ शेयर और बैंक कंपनीज का वो उसको कंट्रोल किया जा सके। तो ठीक है, कमीशन और ब्रोकरेज अनलिमिटेड नहीं होता, उस पर एक सीलिंग है। द पेमेंट ऑन दिस अकाउंट इज एन एनी फॉर्म शुड नॉट एक्सीड 2.5% ऑफ द प्राइस एट विच द सेट शेयर आर इशूड। तो जितने पर भी वो शेयर बिक रहा है उसके 2.5% से ज़्यादा कमीशन, ब्रोकरेज या डिस्काउंट नहीं हो सकता है। पेमेंट ऑफ डिविडेंड, द प्रपोज डिविडेंड शुड बी पेबल आउट ऑफ द करंट ईयर नेट प्रॉफिट। जो भी डिविडेंड पे करना है वो करंट ईयर के ही नेट प्रॉफिट से पे किया जाएगा। जो बैंक है उसका सी आर ए आर यानी जो CRRA होगा उसका वो कितना 9% जो होना चाहिए पिछले 2 कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर्स का, उसके हिसाब से देखा जाएगा। और वो डिविडेंड और नेट एनपीए है वो 7% से नीचे होना चाहिए, ठीक है। ये कंपलसरी शर्त दी गई है, ठीक है। CRAR क्या होता है, क्रेडिट टू रिस्क रेटेड एसेट रेशियो। In case of the bank does not meet the above CRAR norm but is having a CRAR of at least 9% for the accounting year for which it proposes to declare dividend, it would be eligible to declare dividend provided its net NPS less than 5%। तो पहली बात ये कहा गई है कि डिविडेंड आप तभी दे सकते हैं जब आपका 9% से CRAR ज़्यादा होना चाहिए 2 अकाउंटिंग ईयर्स का, और साथ ही साथ आपका NPA 7% से कम होना चाहिए। मान लीजिए आपका CRAR है जो वो एग्जैक्टली 9% ही है, ठीक है, और मतलब आपका 9% से ऊपर नहीं है,
तो फिर आपका क्या है, कहा गया है कि जो एनपीए है वो 5% से कम होना चाहिए, ये दूसरी कंडीशन दी गई है। जो नॉर्मली कहा गया कि डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना 40% से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। भाई डिविडेंड पे करके क्या करते हैं, बैंक्स अपने स्टॉक्स को इन्फ्लेट कर लेते हैं, इसलिए इस पर रोका गया है कि आपने डिविडेंड पे करके आपने स्टॉक्स तो इन्फ्लेट कर दिए, लेकिन हो सकता है कि इतनी आपके अंदर कैपेबिलिटी ना हो, इसीलिए डिविडेंड पे करने के लिए भी कुछ कंपलसरी शर्तें रखी गई, जो CRAR 9% और एनपीए 7%। अगर CRAR 9% नहीं है तो एनपीए 5% से कम होना चाहिए। विद दिस वी हैव कम टू एन एंड ऑफ द पार्ट 1। आई होप यू लाइक दिस सेशन। इसके बाद आप पार्ट 2 देख सकते हैं। इन केस इफ यू फाइंड आउट, प्लीज फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।